जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट अवश्य देखना, क्योंकि इसमें हम पर्यावरण के टॉप 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ये प्रश्न चेक करेंगे आपकी तैयारी कैसी है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इसलिए आप सभी लोग सारे प्रश्न है 25 प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करना और बताना है आप कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर, अपघटकों पर, या फिर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बता देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जंतु में भाई शाकाहारी और मांसाहारी जंतु दोनों प्रकार के जंतु आते हैं, और इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या है? जंतु उत्पादक और उपभोक्ताओं इन दोनों पर निर्भर होते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है, सूखा केसर मिश्रण है पत्ती और तना का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीच बनने वाले भागों का, या फिर बीज और कलियों का। तो साथियों, जो सूखा केसर होता है यह मिश्रण होता है फूल के बीच बनने वाले भागों का। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और एग्जाम में यही प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वहां पर आपको बताना है फूल से। ओके, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जल वाष्प। प्रश्न बहुत कठिन है, इसलिए आप थोड़ा सोच समझकर आंसर देना। देखिए भाई, यहां पर ये नहीं पूछा कि सर्वाधिक तत्व कौन सा है, बल्कि ये पूछा है सर्वाधिक स्थायी तत्व। तो सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? जल वाष्प। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, या फिर अफ्रीका। तो साथियों, जो सहारा मरुस्थल है ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना, जो सहारा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होंगे और सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। चलिए, भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई? 1919, 1920, 1921-22, 1923-24, 1925-26। तो साथियों, प्रथम पशु गणना की गई थी 1919-20 में। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। ओजोन किससे बनती है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन। देखिए, जो ओजोन है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। मतलब इसमें क्या है? ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। तो हम कह सकते हैं ओजोन किससे बनती है? ऑक्सीजन से बनती है। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और देखिए साथियों, यदि आपके द्वारा कोई प्रश्न का आंसर गलत दिया जाता है, निराश मत होना। गलती हो रही है, हो जाने दो। गलती कितने बार होगी? 1 बार होगी, 2 बार होगी, लेकिन तीसरा गलती नहीं होगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहा गया है? EPA का पूर्ण रूप क्या है? बताएं आप लोग, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? तो भाई मेरे,
इसका पूर्ण रूप होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या फिर जिसे कहा जाए बीएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, कोलकाता या फिर हैदराबाद? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या फिर बीएसआई का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है भैया जल की बीओडी को? शैवाल, मिट्टी, शर्करा मिल्क अपशिष्ट या फिर जलीय पौधे? तो देखिए जल की बीओडी को बढ़ाता है अपशिष्ट पदार्थ है ना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी में क्या है? शर्करा मिल्क अपशिष्ट। तो भाई इससे क्या है? बीओडी बढ़ेगा जल का। और एक प्रश्न और पूछा जाता है बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर कोसी नदी? तो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है भाई मेरे? कोसी नदी। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो वो भी भाई कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर साथियों प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए, अंतरिक्ष कितने किलोमीटर के बाद प्रारंभ होता है? 300 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर? तो साथियों जो अंतरिक्ष है वो कितने किलोमीटर के बाद प्रारंभ होता है? तो भैया वो होता है 100 किलोमीटर के बाद। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? बृहस्पति, प्लूटो, चंद्रमा या फिर मंगल? तो साथियों जो रात की रानी है ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को कहा जाता है रात की रानी। और इसके साथ साथ ध्यान रखना जीवाश्म ग्रह के नाम से भी चंद्रमा को जाना जाता है ना। जीवाश्म ग्रह के नाम से भी चंद्रमा को जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, ए फ्लेमिंग या फिर मैक्स प्लांक? तो साथियों उन वैज्ञानिक का नाम था रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और यदि साथियों आप इन 25 में से 20 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? वन, होटल, कोयले की खदानें या फिर पेट्रोलियम कुएं? तो देखिए जैव विविधता के विशिष्ट स्थल होते हैं वन। क्या होते हैं? वन होते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और यहां पर एक शब्द आया है जैव विविधता, तो ध्यान रखना जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं।
यह प्रश्न थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा सोच समझकर आंसर देना मेरे भाई। कहा गया है हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1%, 10%, 50% या फिर 7%? अब छात्र क्या करेंगे, यहां पर ऑप्शन बी बता देंगे, सर ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मेरे भाई ये ऑप्शन बी गलत है। हरे पौधे मात्र 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% क्या होता है भैया? ये लिंडमान का नियम होता है, उसमें होता है 10% ऊर्जा, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। उत्पादक, उत्प्रेरक, उपभोक्ता या फिर अपघटक। अब देखिए यहां पर सीधा सीधा नहीं पूछा गया कि पौधे क्या कहलाते हैं, क्या पूछ लिया? प्रकाश संश्लेषण की जिनमें क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई मेरे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता किसमें होती है भैया? वो पौधों में ही होती है, ठीक है ना। मनुष्य में होती है ना किसी गाय बकरी में होती है। किस में होती है? मात्र पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जिन्हें कहा जाता है उत्पादक। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर का पठार, काराकोरम, तियानशान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना साथियों, जो पामीर का पठार है इसे कहा जाता है विश्व की छत। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि भैया पामीर का पठार कहां पर है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कहा गया है निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? देखिए साथियों, जो लाइकेन होते हैं यह वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखना। और जो लाइकेन है वो सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी नाम ना देकर आपको इसकी जगह पर रासायनिक सूत्र भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। परावैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती हैं जल वाष्प के रूप में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में या फिर वर्षा की बूंदों में? देखिए साथियों, जो परावैंगनी किरणें होती हैं यह ओजोन को विघटित कर देती हैं ऑक्सीजन में। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। और कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए UNEP, यूनेप, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय बताना है कहां पर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी केन्या, न्यूयॉर्क, कोलकाता या फिर फ्रांस? तो साथियों इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। ओके प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थलमंडल में सबसे बड़ा घटक है? स्थलमंडल क्या होता है? जहां पर हम सभी रह रहे हैं ये भैया क्या है? स्थलमंडल है। तो बताना है इन तत्वों में से कौन सा सबसे बड़ा घटक क्या है? तो भैया सबसे बड़ा घटक क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि सर्वाधिक धातु कौन सी है तो बता देना एल्यूमिनियम। ओके प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है? ओस्लो में, फ्रांस में, बेल्जियम में या फिर कोलकाता में?
तो साथियों, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? ओस्लो में। कहां पर? ओस्लो में। ओस्लो भैया क्या है? ओस्लो भाई मेरे नॉर्वे की राजधानी है, ध्यान रखना। चलिए, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। कहा गया है जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप लोग साथियों ये बताएं, जब आप ईंधन का दहन करेंगे तो उससे क्या है भाई मेरे? हानिकारक गैसें ही देखने को मिलेंगी, है ना। मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो हानिकारक गैसें हैं वो पैदा होती हैं ईंधन के दहन से। लेकिन जो ऑक्सीजन है, जो लाभदायक है, जीवनदायिनी गैस है, ये कभी भी दहन से पैदा नहीं होती। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। यहां कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परितंत्र है? ध्यान रखना साथियों, कृत्रिम परितंत्र और प्राकृतिक परितंत्र, इसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए साथियों, कृत्रिम परितंत्र क्या होते हैं? जिनको कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, मतलब हमारे द्वारा निर्मित किया जाता है, मनुष्य के द्वारा, उन्हें कहा जाता है कृत्रिम परितंत्र। और प्राकृतिक परितंत्र वो होते हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। जैसे हमारा तालाब हो गया, वन हो गया, झील हो गई, समुद्र हो गई, नदी हो गई, ये क्या है भैया? ये प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जैसे गेहूं का खेत, धान का खेत, बगीचा, तो भाई मेरे क्या है? ये कृत्रिम परितंत्र के एग्जाम्पल होंगे। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। कहा गया है जीवाणु की खोज किसने की? और आप सभी लोग इस प्रश्न के बाद अपने कितना स्कोर किया 25 में से वो हमें कमेंट करके अवश्य बता देना। जीवाणु की खोज बताना है किसने की? रॉबर्ट ने, लैम्बल ने, टेमेन ने या फिर ल्यूवेनहुक ने? तो साथियों, जीवाणु की खोज या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 25 में से कितना स्कोर किया है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। क्लास पसंद आई हो साथियों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।